बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GMT 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विज़ नंबर 1 है और इसका मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं और समझा दूं कि ये एमसीक्यूज़ कैसे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, क्योंकि कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज़ हैं और मोस्टली एमसीक्यूज़ हैंड आउट में से ही हैं। आप इजीली कर सकते हैं अटैम्प्ट, अगर आप तैयारी करें अच्छे तरीके से। वैसे तो क्विज़ का सिलेबस जो है वो अनाउंसमेंट में 10 से 16 लेक्चर है, लेकिन इसमें से जो मोस्टली एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं लेक्चर नंबर 6, 7 और फर्स्ट वाले लेक्चर्स में से। यानी कि जो आपके पास लेक्चर नंबर 6 है उसमें है क्रैग निकलसन मेथड, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और उसके बाद आपके पास मतलब इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ना वो भी अच्छे तरीके से करने हैं, और जो आपकी स्लाइड्स हैं, जो हैंडआउट्स हैं, आपने उनको जो थ्योरी है वो आपने अच्छी तरीके से उसकी रीड करनी है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकें। तो ये तो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट एन, यानी कि ये हमारे पास ग्रिड पॉइंट एन है फॉर बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में अब आप लोग ये देखें कि जो बाउंड्री कंडीशन होती है ना, उसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, ये ए की वैल्यू होती है, और ये सेकंड पॉइंट हमारे पास बी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक एमसीक्यूज इससे रिलेटेड भी आ जाता है कि वो पूछते हैं कि इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट ए की वैल्यू होती है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये बी की वैल्यू होती है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन, यानी कि एन को फाइंड आपने करना है। तो एन को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है, ये भी एमसीक्यूज में वैसे आ जाता है कि एन इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। ठीक है, तो ये एन फाइंड करने का फार्मूला है। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 2 है, ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 2 माइनस 0 ओवर एच की वैल्यू क्या है, 0.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 20। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने भी इसको किया था। तो इसका आंसर 20 आता है, तो 20 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये भी इसी तरीके का एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास टी की वैल्यू गिवन है, और ये देखें इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में ये हमारे पास एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन गिवन है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास टी नोट की वैल्यू, टी नोट जो होता है ना हमारे पास हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, टी नोट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि इनिशियल टाइम जो होते हैं वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। एम की वैल्यू क्या है, 20 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, के। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि हमारे पास के जो होता है वो होता है टी माइनस टी नोट ओवर एम। ठीक है, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए ना कि एम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इसको आपने इंटरचेंज कर देना है, यानी कि एक के की जगह पे एम लिख लेना है और एम की जगह पे के लिखना है। ऐसा भी एमसीक्यूज आता है। ठीक है, वो भी होगा, आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। 1 माइनस 0, टी नोट की वैल्यू 0 है। एम की वैल्यू क्या है, 20 है। तो 1/20 किसके बराबर होता है, 1/20 एक कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 0.05 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है 0.05, ये रहा। उसके बाद आपके पास है जी एमसीक्यूज है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन जो होती है, ठीक है, एन इनिशियल कंडीशन इज़ लाइक अ बाउंड्री कंडीशन बट फॉर, लेकिन किसके लिए, इनिशियल कंडीशन जो होती है ना बाउंड्री कंडीशन होती है, लेकिन किस चीज़ के लिए, तो ये जो होती है ना ये टाइम डायरेक्शन के लिए होती है। इनिशियल कंडीशन टाइम डायरेक्शन के लिए होती है, क्योंकि आपके पास देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ज़ीरो से लेके जो भी आपके पास बाउंड्री पॉइंट गिवन होते हैं 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये जो इसकी इनिशियल कंडीशन होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन की तरह ही होती है, लेकिन टाइम पीरियड के लिहाज से होती है। ठीक है, ये टाइम डायरेक्शंस में होती है। इसका आंसर जो है ना करेक्ट टाइम डायरेक्शन है। ठीक है, स्पेस डायरेक्शन हमारे पास होता है, वो होता है उस पे हम लोग सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन जो होती है ना, हीट इक्वेशन लगा लें, लप्लास इक्वेशन लगा लें, या फिर आप दूसरी इक्वेशन लगा लें एलिप्टिकल, तो उसमें स्पेस जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमारे पास स्पेस डायरेक्शन के लिए होता है, यानी कि पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल जी, इस टाइप का। और जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी होता है। ठीक है, उस पे हम लगाते हैं टाइम डायरेक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है, उन लोगों ने पूछा है हीट डिफ्यूजन इक्वेशन कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि किस टाइप की है। तो अब आप लोग ये देख लें कि हीट डिफ्यूजन इक्वेशन जो होती है ना वो पैराबोलिक होती है, ठीक है। हीट डिफ्यूजन इक्वेशन पैराबोलिक होती है, वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है, ठीक है। और लप्लास इक्वेशन जो होती है ना वो एलिप्टिकल होती है, ठीक है। लप्लास इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास टू डायमेंशनल होती है वो इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर टू डायमेंशनल, यानी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो जब होगी ना, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, एलिप्टिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल्स में आएंगे, यानी कि जो आपके फाइनल टर्म के मॉड्यूल्स हैं उसमें आएंगे। तो आप लोग लेक्चर्स लेते रहना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हीट डिफ्यूजन इक्वेशन किस टाइप की होती है, पैराबोलिक होती है, ठीक है। उसके बाद वही एमसीक्यूज है अगेन। नेक्स्ट है जी, ये फिर से आ गया है, ठीक है। अब ये देख लें कि क्रैंक निकल्सन स्कीम जो होती है ना अनकंडीशनली स्टेबल होती है एंड सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी होती है, ठीक है। क्रैंक निकल्सन स्कीम जो होती है ना ये स्पेस और टाइम दोनों डेरिवेटिव के लिए होती है, ठीक है। क्रैंक निकल्सन स्कीम जो होती है ना स्पेस और टाइम दोनों के लिए होती है, ठीक है। अनकंडीशनली स्टेबल एंड सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी इसके लिए बोथ के लिए होती है। ये ना हैंडआउट्स में है, आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एन इनिशियल कंडीशन ये फिर से रिपीट हो गया। implicit difference scheme while solving a system of linear algebraic suffers computational efforts on each time level। इसमें जो होता है ना implicit scheme में, ये हमारे पास इम्प्लिसिट स्कीम जो होता है ना वो लार्ज स्टेप साइज में होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट स्कीम लार्ज स्टेप साइज में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लार्ज आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास देखें द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द वैल्यूज ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.05 है एंड एच इज इक्वल टू 0.1 है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, 10, 11, 12 बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये हर इक्वेशन में यूज़ होता है कि लेमडा हमारे पास किसके बराबर है, लेमडा इज इक्वल टू है के ओवर एच स्केयर, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर है, ठीक है। वैल्यू पुट करें, चेक करें, 5 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू, यानी कि 2 - 0/20, ठीक है। बी बी माइनस ए ओवर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास एच का फार्मूला क्या था, मैंने पहले भी बताया था कि एच का फार्मूला क्या है, बी माइनस ए ओवर एन, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करके देख सकते हैं, 0.1 ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ये हमारे पास बी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 2, ये इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी लिमिटेड द टाइम स्टेप साइज इन एक्सप्लिसिट स्कीम, कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो लिमिटेड टाइम स्टेप साइज कर देती है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लिसिट स्कीम के जो उसका टाइम स्टेप साइज है उसको लिमिटेड कर देती है, तो वो होती है स्टेबिलिटी। जब आपके पास एक्सप्लिसिट स्कीम जो होती है वो स्टेबल हो जाती है ना, तब उसका जो टाइम स्टेप साइज हो जाता है ना वो लिमिटेड हो जाता है, यानी कि वो एक जाना माना नंबर, यानी कि लिमिटेड हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि इसकी लिमिट ये आ रही है, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी आंसर आएगा करेक्ट। नेक्स्ट है जी, फार आई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन, देन द नंबर ऑफ इंटरनल मैश पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डोमेन विल बी। तो नंबर ऑफ इंटरनल मैश पॉइंट जो होता है ना, मैश पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरनल मैश पॉइंट वो किसके बराबर होता है, एन के, ठीक है। एन क्या किसके बराबर होता है, एन बराबर होता है, सॉरी आई बराबर होता है एन -1 के, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरनल मैच पॉइंट जो होते हैं ना ये नंबर एन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आई जो है ना वो किसके बराबर होता है, n-1 के, तो इसका राइट आंसर आएगा n-1। उसके बाद है जी, ये फिर से रिपीट हो गया हमारे पास
ये बी की वैल्यू, ये की वैल्यू है, इसको सोल्व कर लें। ये भी रिपीटेड है, ठीक है। फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और इसको सोल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है? इनिशियल कंडीशन हमेशा आप लोग याद रखें कि आपके पास इस फॉर्म में होती है। यहाँ पे आप करते हैं वन पुट, एक्स की वैल्यू जो होती है ना, एक्स की वैल्यू वो आई पे डिपेंड करती है कि आई आपके पास कितनी टर्म्स में है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास आई की वैल्यूज़ 4 हैं, देन आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है ना, 10 ओमेगा 10 की फॉर्म में होती है, ओमेगा 10, ओमेगा 2 0, ओमेगा 3 0, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इनिशियल कंडीशन। उसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है ये, ठीक है। इसको तो हमने यूज़ ही नहीं करना। फाइंड हमने क्या करना है, एम करना है। एम का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, एम इज़ इक्वल टू है टी माइनस टी नोट ओवर के, ठीक है। एम इज़ इक्वल टू है टी माइनस टी नोट ओवर के। इसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 50। तो इसका राइट आंसर है 50। आप लोग फिर भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है जी, ये देखें वही फार्मूला फिर से आ गया कि द नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट एक्स डायरेक्शन डोमेन कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि एन जो है ना आपके पास, नंबर ऑफ एन, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन होता है हमारे पास, एन इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए ओवर एच, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर आपने एच को कैलकुलेट करना हो तो एच इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास एम जो है ना, एम, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। एम इज़ इक्वल टू है टी माइनस टी नोट ओवर के, ठीक है। यू कैन इंटरचेंज देयर वैल्यूज़ इन केस ऑफ के, ठीक है। उसके बाद है जी, यहाँ पे देखें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे उन लोगों ने कहा है यू एक्स वाई जी, यानी कि ये हमारे पास एक्स वाई जी थ्री डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। डायमेंशंस आपको पता होगा कि हमारे पास थ्री डायमेंशन से क्या मुराद है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास तीन डायमेंशन आ रही हैं, यानी कि एक्स वाई सी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, देन द वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लिया है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, देन उसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 1 पे। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है। इसका आ जाएगा 2x प्लस इसका एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे रह जाएगा वाई जी, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2x यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल लीड टू एन इम्प्लीसेट स्कीम, यानी कि कौन सी स्कीम है जो लीड करती है इम्प्लीसेट स्कीम को। इम्प्लीसेट स्कीम को क्रैंक निकलसन स्कीम लीड करती है, ठीक है। क्रैंक निकलसन स्कीम। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सप्लिसिट स्कीम इन अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम, यानी कि इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है एक्सप्लिसिट स्कीम का, कि ये लार्ज टाइम स्टेप साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम होती है ना, लार्ज स्टेप साइज पे होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम ज़रा हैंडआउट्स में से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे ना ये एमसीक्यूज़ इधर से आया था, टू obtain अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए हम ऑक्सिलरी कंडीशन जो होती है वो यूज़ करते हैं। ये ना लास्ट सेमेस्टर में आया था मिड टर्म के पेपर में, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन जो है, ऑक्सिलरी कंडीशन की दो टाइप्स होती हैं। ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए देख लें। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास तीन एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर ये कंडीशन ज़ीरो से ग्रेटर देन होगी, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। और ये एमसीक्यूज़ देख लें कि हाइपरबोलिक कौन सी होती है, वेव इक्वेशन होती है। पैराबोलिक हीट इक्वेशन होती है। और इलिप्टिकल कौन सी इक्वेशन होती है, लैप्लास इक्वेशन होती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोग रिमेंबर कर लें एमसीक्यूज़ मिड टर्म के लिहाज से भी और अभी भी। वैसे अभी आ नहीं रहे लेकिन मिड टर्म में इनमें से लाज़मी आता है, ठीक है? और ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसमें से भी मिड टर्म में एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। वो ऊपर भी 2 एग्ज़ाम्पल गुज़री हैं, उनको भी आप लोग देख लेना। मैं आपको बता देती हूँ कौन-सी एग्ज़ाम्पल्स हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से जस्ट। ये वाली इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना था किसी में ना। यहाँ पे देखें फाइनाइट डिफरेंस मेथड के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट इन द सॉल्यूशन डोमेन विच वी कॉल देम ग्रिड पॉइंट्स, ठीक है? तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड कौन सा न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं कि जिसकी वैल्यूज होती है डिस्क्रीट पॉइंट होती है सॉल्यूशन डोमेन विच वी कॉल्ड देम ग्रिड पॉइंट, जिनको हम ग्रिड पॉइंट कहते हैं। ग्रिड पॉइंट हमारे पास कौन से होते हैं? 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि हमारे पास जो 0 से लेके 1 तक कुछ वैल्यूज़ है ना, तो ये जो होते हैं ना, ये इसके ग्रिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? सॉरी, ये ग्रिड पॉइंट यानी कि जो आई की वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है? वो होती हैं, ठीक है? यानी कि एक्स की जो इनिशियल वैल्यूज़ आप ले लें कि 1, 2, 3, 4, जितनी भी आई की वैल्यूज़ होंगी ना, उसके लिहाज से होते हैं ग्रिड पॉइंट्स हमारे पास। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यूज़ का फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज सेड टू बी स्टेबल इफ एरर डू नॉट ग्रो अनबाउंडेडली विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर पैसेज ऑफ टाइम के साथ अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो हमारे पास जो फाइनाइट डिफरेंस स्कीम होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है? एक ये भी एमसीक्यूज है कि टू मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द स्टेबिलिटी मेथड आर द मैट्रिक्स एंड फोरियर स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है? तो ये दो हमारे पास मेथड होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। इसमें देखिए हमारे पास मैट्रिक्स स्टेबिलिटी एनालिसिस जो होती है ना, वो अप्लाइड होती है टू फाइनाइट डिफरेंस स्कीम ऑन ईच ग्रिड पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशनल डोमेन विल रिजल्ट द फॉलोइंग फिश सिस्टम, यानी कि मैट्रिक्स स्टेबिलिटी एनालिसिस जो होती है वो किस पे अप्लाइड होती है? फाइनाइट डिफरेंस स्कीम के ग्रिड पॉइंट पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि उन लोगों ने कहा है कि इन केस ऑफ इम्प्लिसिट एंड क्रैग निकल्सन फाइनाइट डिफरेंस स्कीम हम लोग कितने इसको करते हैं, यूज़ करते हैं टाइम स्टेप साइज़ को, लार्ज वैल्यूज़ ऑफ टाइम स्टेप साइज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये देख लें क्रैग निकल्सन के लिए और इम्प्लिसिट स्कीम के लिए लार्ज वैल्यूज़ यूज़ होते हैं टाइम स्टेप साइज़ की, ठीक है? ये जो है ना फुली एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एंड क्रैग निकल्सन स्कीम, इनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है? ये वाले एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास ये वाले भी एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये सारी थ्योरी आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये वाला देखें कि फुली एक्सप्लिसिट स्कीम जो होती है ना, डिफरेंस एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ये डिफ़िकल्ट होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये भी एमसीक्यूज पेपर में आया था कि इन फुली एक्सप्लिसिट स्कीम, यानी कि वो कौन सी स्कीम है कि जिसमें मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम स्टेप इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट। तो रिस्ट्रिक्टेड एंड कंस्ट्रेंट और एक्सप्लिसिट, ये 3 टाइप का एमसीक्यूज बना था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये थ्योरी सारी अच्छे तरीके से रीड करनी है, ठीक है? इसमें से भी आया था और इसके बाद क्रैग निकल्सन वाले में से, क्रैग निकल्सन वाला भी आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? इसका ये लास्ट वाला, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक रैंक निकल्सन स्कीम जो होती है ना, वो अनकंडीशनली स्टेबल होती है, सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी इन बोथ टाइम एंड स्पेस डेरिवेटिव। इसके बाद ये भी एक एमसीक्यूज है, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज जो अभी क्विज हो रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनमें नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये पेपर में देखने किस तरीके से आ रहा है कि ये हमारे पास डी जो है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? उसके बाद एल लोअर लोअर को एंड यू अपर मैट्रिक्स को, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे पास लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं ना, इनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? और डी डायगोनल को, सॉरी, डी जो होता है ना, यानी कि मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको देख लेना है। नेक्स्ट ये थ्योरी सारी आप लोग पढ़ लेना, इंशाल्लाह आपका पेपर में भी
हो जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है। m इज़ इक्वल टू टी माइनस टी नॉट ओवर के, n इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। इनको यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से भी MCQs आते हैं, लैम्डा किसके बराबर होता है, के ओवर एच से करके। तो ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा और MCQs भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यही थे MCQs। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।